हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनरल अवेयरनेस का अगला सेट, प्रैक्टिस सेट, जो कि है प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर जनरल अवेयरनेस आता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर डिड ध्रुव सेना टू अटेंडेड हर्षाज असेंबली एट प्रयागराज इलाहाबाद? फाहियान, इत्सिंग, मार्को पोलो या ह्यून सांग? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किस फॉरेन ट्रेवलर के अकॉर्डिंग ध्रुव सेना जो था टू, ठीक है, उन्होंने हर्षा का असेंबली अटेंड किया था प्रयागराज में। ठीक, तो इसका आंसर आप खुद से दीजिएगा। पहले इसका आंसर हो जाएगा ह्यून सांग। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है कि हर्षा के असेंबली में इनमें से कौन थे जो कि प्रेजेंट थे, तो ये हो जाएगा ध्रुव सेना टू। किसने ये बात कही थी या किसने अपने इसमें लिखा था? ठीक है, तो ये हो जाएगा ह्यून सांग। और ये हुआ कहाँ था? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। द केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एनारोबिकली इज नोन एज, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो टूट जाता है एनारोबिकली। एनारोबिकली का मतलब होता है, एनारोबिकली का मतलब समझ लीजिए कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो जो प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम लोग एनारोबिक। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है वो एनारोबिक होता है, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है तो वो होता है एरोबिक। ठीक है, यहाँ पे एनारोबिक लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। तो ग्लूकोज का टूटना एनारोबिकली विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या क्या है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है? ईस्ट है, बैक्टीरिया है, जो कि शुगर को या ग्लूकोज को बोल सकते हैं, वो अदर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि एसिड है, गैसेज है, अल्कोहल है, इस तरह का चेंज करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखना है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? एसिड्स में कन्वर्ट होता है, गैसेस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। एम्बिलिका ऑफसिनालिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, इनमें से किसका साइंटिफिक नेम है एम्बिलिका ऑफसिनालिस? ठीक है, पीपल, मैंगो, आंवला या ड्रमस्टिक? तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला, यानी इंडियन गूसबेरी को बोलते हैं हम लोग। साइंटिफिक हम लोग तो आंवला बोलते हैं या इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, ये तो कॉमन नेम हुआ, लेकिन साइंटिफिक नेम की बात करें तो एम्बिलिका ऑफसिनालिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम। स्पॉन्जेस किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो खास करके मैंने रेलवे में देखा है तो कि ये वाला क्वेश्चन फाइलम से रिलेटेड आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्पॉन्जेस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ, एनेलिडा, पोरीफेरा या नाइडेरिया? उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। ठीक है, तो स्पॉन्जेस कैसे याद रखेंगे हम लोग के पोरीफेरा से बिलोंग करता है? तो स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है? एक रबर टाइप का, या फिर बोल सकते हैं रुई टाइप का, रुई टाइप का है। ठीक है, जिसमें क्या होगा? पोरस होगा। पोरस मतलब समझते हैं छोटा छोटा छेद होगा। ठीक है, तो स्पॉन्जेस जो होता है वो पोरीफेरा से ये करता है। ठीक है, और ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि स्पॉन्जेस में क्या होगा? पोरस होगा। पोरस मतलब छेद, छोटा छोटा छेद होगा, इसी को पोरीफेरा बोलते हैं। ठीक है, रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। हम लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो डे बाय डे डिप्लेट हो रहा है, तो प्राइमरी कॉज क्या है? यानी कि ये सब कॉज हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर के लिए खतरा कौन बना हुआ है? नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से जो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर के लिए खतरा बना हुआ है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो बात करें
क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ग्रीन कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा दीजिए। तो प्राइमरी जो कॉज है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बात करते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन को कम करने के लिए हम लोग ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया था, कब? 1987 में, ठीक है, ताकि अर्थ का जो ओजोन लेयर है वो बचाया जा सके उसको, ठीक। अब ये इसमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कियोटो प्रोटोकॉल, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा ओजोन लेयर से जो रिलेटेड है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब आया था? 1987 में। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज जॉइंड बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड? इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो दो एलिमेंट हर एक का है, ठीक है, लेकिन कौन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये इनमें से पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, इसके पास टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि दो एटम है तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, ठीक है। तो इच ऑक्सीजन एटम हैज़ 6 वैलेंस, सॉरी इसके पास 6 होते हैं, 2 का कमी होता है, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 का कमी होता है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि 8 होने से कंप्लीट हो जाएगा उसका ऑक्टेट। तो इसको स्टेबल ऑक्टेट में आने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे, शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और किस तरह का बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगला क्वेश्चन है, द रिनोड टेम्पल एट रनकपुर इज इट डॉट डॉट टेम्पल। तो ये बोला गया कि रनकपुर में जो एक टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, रनकपुर का टेम्पल, ये किससे रिलेटेड है? जैन से, शिवा से, कृष्णा या राम, ठीक है। रनकपुर जो है राजस्थान में है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो किससे रिलेटेड होगा अब बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जैन, ठीक है। और ये किसको ऑनर करने के लिए किया गया है, तो आदिनाथ को, ठीक है। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड टू ऑनर आदिनाथ। जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विद, जलीकट्टू का एसोसिएशन किससे है? त्रिचूर से है, करथीगाई से है, ओनम है या पोंगल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोंगल से। और पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है। वेयर इज ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट सेलिब्रेटेड? जहाँ पे बुल का जो वो सांड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बुल का जो स्पोर्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग जलीकट्टू, ठीक है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है या किस दौरान सेलिब्रेट किया जाता है? तो पोंगल फेस्टिवल में। पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बात करें ओनम की, तो ओनम हो जाता है केरला का फेस्टिवल, ठीक है। हु जनरली रिप्रेजेंट द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट? कौन जो है फाइनेंस बजट को पार्लियामेंट में पेश करता है? तो ये आना चाहिए आपको, आरबीआई गवर्नर, बजट मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, जो क्या करता है, पार्लियामेंट में बजट को पेश करता है। विच गैस कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसे गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पे मैंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? वाटर वेपर है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ये चारों जो है, चारों ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो यहाँ पे उसके बाद देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अदर लाइक मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे शायद कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ मिसमेरेंटिंग है। सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद बाकी सब होता है, जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मीथेन है, मीथेन भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आ जाइए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सॉरी नाइट्रोजनस ऑक्साइड है ये, नाइट्रोजनस ऑक्साइड है तो 6% इसका कंट्रीब्यूशन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कितना है? 14%। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन ही आंसर होना चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज स्टेबलाइज्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बनाया गया था वो किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था? बंगाल टाइगर्स, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायंस या वन हॉर्न राइनोसोर्स? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर को बचाने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है स्टेबलाइज किया गया था। कब स्टेबलाइज किया गया था ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये 1973 का जो टाइगर प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसी के इसमें इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसको बनाया कब? पहले तो इसका नाम, इस पार्क का नाम क्या था? पहले था हेली नेशनल पार्क। ये जब 1936 में बनाया था, सबसे पहला पार्क जो है इंडिया का वो है हेली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बनाया था। उसी को नाम बदल के रखे हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ पे उसके बाद बंगाल टाइगर्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1973 का जो प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, वहीं से इसको क्या करने लगा? प्रोटेक्ट करने लगा। विच स्टेट डज नॉट शेयर ए कॉमन बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़? इनमें से कौन सा है जो कि छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर नहीं करता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका आंसर आप खुद सोचिए कि आंध्र प्रदेश किधर है, उड़ीसा किधर है, झारखंड कहाँ है और जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? मैप को एक बार इमेजिन कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे। छत्तीसगढ़ देखिए किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले इधर से लेते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इतने सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट के साथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि छत्तीसगढ़ कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये हो जाएगा 7 स्टेट। ठीक है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? सबसे बड़ा रिवर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, बात करें कि गंगा रिवर निकलती कहाँ से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से है। ठीक है, वैसे तो ब्रह्मपुत्र रिवर उससे भी बड़ा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर जो है अदर कंट्रीज़ में बहता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग का इंडिया का रिवर जो हो जाएगा वो गंगा रिवर सबसे बड़ा होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन? क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1885, 1942, 1947, 1939? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। ठीक है, अब यहाँ पे 1885 एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका इम्पोर्टेंस अच्छा ज़्यादा है, तो सुन लीजिएगा। 1885 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। आपके लिए टास्क है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था या किसने स्टेबलाइज किया था। ठीक है, या उसके बाद फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो ये सारे आपको रिलेट करना है सब कुछ। ठीक है, विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस महात्मा गांधी एज ए फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस फ्रीडम फाइटर ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा था पहली बार? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आज़ाद? इनमें से किसने कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आज़ाद हिंद रेडियो जो कि सिंगापुर में हो रहा था, ब्रॉडकास्ट में उन्होंने कहा था फादर ऑफ द नेशन किसको? महात्मा गांधी को, 1944 में। ठीक है, और तो जब सुभाष चंद्र बोस इनको इतना बड़ा दर्जा दे सकते हैं, तो ठीक है, उनको क्या दिया था? फादर ऑफ द नेशन कहा था। ठीक है, जैसे हम लोग सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस उनको इतना बड़ा टाइटल दे सकते हैं तो समझ लिए उनका कितना औदा रहा होगा महात्मा गांधी का। ठीक है, अगला सुनिएगा। नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स?
कौन से ऐसे फिजिक्स थे जो कि नोबेल प्राइज़ मिला था उनको फिजिक्स में, पहले इंडियन थे लेकिन, सीके नायडू, रघुनाथ मिश्रा, अमर्त्य सेन और सीवी रमन। तो फिजिक्स में जो पहला नोबेल मिला था वो मिला था सीवी रमन को। कब मिला था? तो ये 1930 में। और क्या चीज़ की वजह से इनको मिला था? तो इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। बात करें अमर्त्य सेन की तो ये 1998 में मिला था इनको इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो इनको इकोनॉमिक्स भी दिया गया था, इनको फिजिक्स में दिया गया था पहले, अब 1930 में दिया गया था। उसके बाद बात करें हम लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर को फिर कब मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो 1913 में मिला था, ठीक है, गीतांजलि जो बुक है उनके लिए, ठीक है। और ये लिटरेचर से, इनको लिटरेचर के इस पे दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन भी थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था, या फिर फर्स्ट इंडियन भी थे बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन यूरोपियन थे पहले जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। अब नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन कि नोबेल प्राइज़ का स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था, मैंने कब से, तो ये हो जाएगा 1900 में, 1900 में। लेकिन पहला नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था 1901 में दिया था, क्या, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड इन साइमन? साइमन जो है ये किसका यूनिट है, या किसको मेज़र करते हैं हम लोग साइमन में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है, कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यूनिट को लेकर, खास करके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी यूनिट है ना उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे पोटेंशियल, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद और भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस तरह का ये जो है उसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आसान है वोल्ट में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो साइमन होता है, ठीक है। साइमन किसका यूनिट है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और ये रेसिप्रोकल होता है ओम का, ठीक है। तो साइमन को ही हम लोग MHO भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइमन को क्या बोलते हैं? MHO भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ओम का उल्टा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ये वेबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का याद रखना क्या होता है? वो वेबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, माने मोमेंटम का चेंज होना रेट के अकॉर्डिंग, यानी टाइम के अकॉर्डिंग मोमेंटम का चेंज होना क्या कहलाता है? एरिया, फोर्स, प्रेशर या वेलोसिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स। तो मोमेंटम का चेंज होना टाइम के अकॉर्डिंग, यानी मोमेंटम को दर्शाते हैं P से, मोमेंटम का टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना, इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन का जो सेकंड नियम था वहीं से आता है ये चीज़, ठीक है। फोर्स बराबर dp/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ लोक अदालत एक्सेप्ट, तो बोला गया कि ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों ही लोक अदालत का एम है, लेकिन एक को छोड़ के, वो एक कौन सा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सिक्योर जस्टिस टू द वीकर सेक्शन, मास डिस्पोजल ऑफ द केस, गिव द पावर टू रूल इन द हैंड ऑफ द कॉमन मैन, मिनिमाइज कॉस्ट एंड डिले। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा गिव पावर टू। अब लोक अदालत का मतलब ये है कि ताकि वीकर सेक्शन को भी न्याय मिल सके, ठीक है, ना कि ये कि कॉमन मैन के हाथ में पावर दे दो और उनका जो मन करे वो करो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लोक अदालत जो बनाया गया था ताकि हर कॉमन आदमी को जस्टिस मिल सके, इसलिए बनाया गया था, है ना। और ये बहुत जल्दी भी उसका रिजल्ट निकल जाता है, एफोर्डेबल भी है, ठीक है। और कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, और इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन आदमी के हाथ में पूरा पावर दे दिया जाता, बिल्कुल भी गलत जवाब है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए सूटेबल बॉय, ये किसके द्वारा लिखा गया था? विक्रम सेठ, अरुण सुल्ले, अमृता प्रीतम या महेश्वता देवी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ, ठीक है। तो विक्रम सेठ के द्वारा जो बुक लिखा गया था ए सूटेबल बॉय, ये है, ठीक है। आपको ये बताना है कि
करण जौहर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? ठीक है, करण जौहर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? अब बात करते हैं विक्रम सेठ जो है वो 1952 में बोर्न हुए, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उनके बुक्स का जो नाम है वो सब याद रखना है, जैसे बीस्टली टेल्स, द रिवर्ड अर्थ, ठीक है, फ्रॉम हेवन लेक, टू लाइव्स, द गोल्डन गेट, ये वाला बहुत बार पूछा गया है, गोल्डन गेट किसके द्वारा लिखा गया? तो विक्रम सेठ के द्वारा। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, तो ये दोनों भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब भी याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं विक्रम सेठ से रिलेटेड क्वेश्चंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया इज, तो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो कौन सा है? सैंडलवुड है, रेडवुड है, फायरवुड है या रबरवुड है? तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवुड। फायरवुड का काम क्या है सुनिएगा, बेसिक नेसेसिटी फॉर ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो है फायरवुड जो है बहुत बड़ा पॉपुलेशन के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, फायरवुड खास करके गांव देहात में तो फायरवुड का ज़रूरत पड़ता ही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करें सैंडलवुड की, चंदन की लकड़ी किस लिए यूज़ होता है? तो चंदन की लकड़ी कमर्शियली बेचने के लिए, है ना, कल्चरली यूज़ होता है। ठीक, आगे सुनिए, द स्टेट डांस ऑफ केरला, केरला का स्टेट डांस क्या है? कच्चीपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है या कथकली है? ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? तो कच्चीपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है बताइए आप? कथक जो है ये आपका यूपी का है। कथकली जो है वो केरला का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सॉरी, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। तो कथक की कली की बात करें ये केरला का है। और कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस में आता है। ठीक है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और बात करें कि कौन से आर्टिकल के तहत ये बोला गया कि हर एक स्टेट में गवर्नर होना ही चाहिए, तो ये आर्टिकल 153 कहता है कि गवर्नर होना ही चाहिए इस हर एक स्टेट में। ठीक है, भले ही एक गवर्नर दो स्टेट को लेके चल सकता है, लेकिन होना तो पड़ेगा भाई साहब। मतलब ये कि एक गवर्नर जो है दो स्टेट का गवर्नर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ओथ ऑफ द गवर्नर? ठीक है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो गवर्नर का ओथ पे बात करता है या ओथ के लिए बात करता है? आर्टिकल 155, आर्टिकल 158, आर्टिकल 159 या आर्टिकल 154? तो ओथ ऑफ द गवर्नर, यहाँ स्टेट कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो गवर्नर जो ओथ लेते हैं उनके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 159। ठीक है, अभी मैंने बताया कि स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, वो आर्टिकल 153 में है, लेकिन गवर्नर को ओथ दिलाते हैं 159 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। काजीरंगा सेंचुरी ऑफ आसाम इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो काजीरंगा जो सेंचुरी है, ठीक है, वो आसाम में किस लिए फेमस? काजीरंगा जो आसाम में फेमस है वो किस लिए फेमस है? टाइगर के लिए, स्नेक के लिए, राइनासोर्स के लिए या जेब्रा के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा राइनासोर्स। और राइनासोर्स भी किस तरह का? वन हॉर्न राइनासोर्स, मतलब एक सींग होता है राइनासोर्स का, वो वाले फेमस है काजीरंगा सेंचुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड स्पोर्टिंग वेन्यू? वांकड़े स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम? इनमें से कौन सा स्टेडियम है जो कि सोलर पावर्ड है, मतलब सोलर के द्वारा सोलर एनर्जी लिया जाता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? ठीक है, पूरी तरह। तो ये हो जाएगा इंडिया का पहला ऐसा स्टेडियम है, वो है चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, अगला सुनिएगा। इन इंडिया द ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट? तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है? चारकोल, क्रूड पेट्रोलियम, डायमंड या ब्लैक ग्राम?
तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो प्रोडक्शन है क्रूड पेट्रोलियम को लेके, यानी कि पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या किए थे, ब्लैक रेवोल्यूशन चलाए थे, ठीक है, ताकि ह्यूमन नीड्स को पूरा किया जा सकता। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर कहाँ किसका कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। न्यू दिल्ली है, वाशिंगटन डीसी है, चिकागो है या कैनबेरा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है। बात करें कुछ और भी हेडक्वार्टर से, जैसे वाशिंगटन डीसी में और किसका हेडक्वार्टर है, तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, पैसा वाला जो है, तो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, बाकी ये देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि किसका कहाँ हेडक्वार्टर है, ठीक है। Which of the following option represent the total income in earned by individual from all the sources before deduction of personal income tax। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये बतलाता है कि आपने कितना कमाया, है ना, आपके टैक्स वगैरह अभी नहीं कटा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम बोलते हैं, ग्रॉस इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। मतलब आपने जितना भी कमाया, टैक्स नहीं कटा है अभी, बताइए उस इनकम को क्या बोलते हैं। तो इसका बोलते हैं ग्रॉस इनकम, ठीक है। अगर अब आपको ये बताना है अगर टैक्स कट जाता है तो उस इनकम को क्या बोलते हैं, ठीक है। टैक्स कटने के बाद उस इनकम जो बच जाता है उस इनकम को क्या बोलते हैं, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य, तुलसीदास, विष्णु शर्मा, कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य यानी इसको चाणक्य भी बोला जाता था, विष्णुगुप्ता भी बोला जाता था, याद रखिएगा विष्णु शर्मा अलग है, विष्णुगुप्ता कौटिल्य और या फिर चाणक्य को बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कौटिल्य क्या लिखे थे, अर्थशास्त्र लिखे थे। उसके बाद तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। उसके बाद संस्कृत में रामायण और हनुमान चालीसा भी लिखा था, ठीक है। बात करें विष्णु शर्मा की, तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र लिखे थे, ठीक है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि पंचतंत्र किसने लिखा था, तो विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। बात करें कालिदास की, तो ये गुप्ता एरिया के टाइम पे आए थे और इन्होंने बहुत सारी इन्होंने भी लिखी, तो इसको किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। आगे द टर्म एल्बेट्रोस। एल्बेट्रोस जो है इनमें से किस स्पोर्ट में यूज़ होता है, गोल्फ, पोलो, फेंसिंग या रग्बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ, ठीक है। तो गोल्फ में ये देख सकते हैं और क्या क्या यूज़ होता है, बर्डी, ईगल, टी बॉक्स, फेयरवे, एल्बेस्ट्रोस, ये सारे टर्मिनल जो है वो गोल्फ में यूज़ होते हैं। बाकी मैंने अपने हिसाब से दे दिया है, बास्केटबॉल में बेसबॉल में कौन कौन सा टर्म यूज़ होता है, क्रिकेट में कौन सा, खो खो में कौन सा, बॉक्सिंग में कौन सा, लॉन टेनिस में कौन कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको एक बार देख लेना है, आराम से एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, नेशनल असेंबली, नेशनल पार्लियामेंट, जातीय पार्लियामेंट या राष्ट्रीय पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा जातीय पार्लियामेंट, ठीक है। तो बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट है, जैसे हम लोग के यहाँ हम लोग का जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट है उसको जातीय पार्लियामेंट बोलते हैं। बात करें जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं एक बार। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट को शोरा बोलते हैं, बांग्लादेश का जातीय पार्लियामेंट देख चुके हैं। चाइना का नेशनल पीपल्स असेंबली, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे नेशनल पीपल्स असेंबली है, यहाँ पे नेशनल असेंबली एंड सेनेट है, ठीक है। नाम से में है चाइना और, क्योंकि चाइना और हम लोग मानते भी हैं चाइना और पाकिस्तान को, ठीक है। उसके बाद कनाडा का पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोलते हैं। उसके बाद फ्रांस का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं। पाकिस्तान का डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया का तो संसद बोलेंगे। उसके बाद रशिया का डूमा एंड फेडरल काउंसिल बोलेंगे। जापान को का डाइट बोलते हैं, ठीक है। यूएसए का कांग्रेस बोलते हैं। भूटान का सुंगडू बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा भी आपको याद रखना है। अब इसको मैच करना है, कार्बोनिक एसिड किस में पाया जाता है, ल्यूरिक एसिड किस में पाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है और यूरिक एसिड किस में पाया जाता है।
कर लीजिए, पहले खुद से आप कर लिया होगा। तो याद रखिएगा कार्बोनिक एसिड जो है वो सोडा वाटर मतलब हम लोग जो फिजी ड्रिंक्स पीते हैं उनमें उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो एक का तो 3 हो जाएगा, तो एक का 3 एक ही में ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद ल्यूरिक एसिड की बात करें तो ये हो जाएगा कोकोनट मिल्क में। ठीक है, कोकोनट मिल्क जो होता है उसमें ल्यूरिक एसिड पाया जाता है। ब्यूटेरिक की बात करें तो ब्यूटेरिक एसिड बटर में पाया जाता है। ठीक है, रहा एक ही ऑप्शन यूरिक एसिड जो है ये मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर 33 का ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट वोमेन लेजिस्लेचर इन इंडिया? तेरा चैरन, कॉर्नेलिया, मथु लक्ष्मी रेड्डी या अन्ना चंडी? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलती हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली लेजिस्लेचर जो थी इंडिया की वो थे मथु लक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, तो इनकी बात करें मथु लक्ष्मी रेड्डी तो ये प्रैक्टिशनर थी, सोशल रिफॉर्मर थी और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। ठीक है, इनकी बात करें तो लेजिस्लेचर में कब आई थी तो ये आए थे 1926 में और मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में आई थी। ठीक है, विच टाइप ऑफ एंशियंट स्क्रिप्ट डिड द हड़प्पन यूज़? तो बोला गया किस तरह का स्क्रिप्ट जो है हड़प्पन यूज़ करते थे, पिक्टोग्राफिक, लीनियर, सिंबॉलिक या हेरियोग्लाइफिक? तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। पिक्टोग्राफिक का मतलब हम लोग कोई इमेज बना रहे हैं, ठीक है, सिंबल बना रहे हैं जिससे कुछ ना कुछ आइडिया के बारे में कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा हो। ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक का मतलब यही होता है। जैसे मैंने अभी बंदर का पिक्चर बना लिया, किसी का पिक्चर बना लिया, इसका मतलब क्या है कि मैंने बंदर देखा होगा मैंने, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हड़प्पन जो लोग थे वो पिक्टोग्राफिक यूज़ करते थे, यानी किसी सिंबल का यूज़ कर लिया, कोई एनिमल का या पेड़ का कोई पिक्चर बना लिया, जिससे हम लोग को ये समझ में आता है कि वहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये एक तरह का आइडियाज़ देता है हम लोग को। वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? तो बोला गया कि सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे है? हुबली, गोरखपुर, खड़गपुर, चेन्नई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग गलत होने वाले हैं। जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते हैं कि खड़गपुर सबसे बड़ा था, फिर उसके बाद नया आया गोरखपुर, वो उससे बड़ा होने लगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो है अभी है वो है हुबली जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले था खड़गपुर 1 किलोमीटर का लगभग, और उसके बाद गोरखपुर जो था 1300 मीटर के आसपास था, और अभी हुबली जो है वो 1400 मीटर के आसपास है, 1400 मीटर है। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ा कौन सा है अभी? हुबली। ऑपरेशन ब्लू स्टार इज एसोसिएटेड विथ? ऑपरेशन ब्लू स्टार का किससे लिंक है? हार्ट ट्रांसप्लांट प्लांट इन ब्लू बेबीज, इसराइल अटैक ऑन लेबनान, मिलिट्री एक्शन इन गोल्डन टेम्पल या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिट्री एक्शन इन गोल्डन टेम्पल। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये बड़ी दुखद घटना भी है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो लाया गया था वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था सुनिएगा, क्योंकि उस टाइम गोल्डन टेम्पल में एक आतंकवादी बोल सकते हैं, या जो लोग खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो लोग किसमें? गोल्डन टेम्पल में ही छुपे हुए थे उस टाइम। तो गवर्नमेंट को उनको पकड़ना था, इसलिए उन्होंने क्या किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसकी वजह से आम लोगों को भी बहुत सारे जान चली गई। ठीक है, और क्योंकि गोल्डन एक पवित्र जगह है, टेम्पल जो गोल्डन टेम्पल जो है एक पवित्र जगह है, जिसकी वजह से उनका जो है उनका धार्मिक ये भी ठेस पहुंचा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? मिलिटेंट का नाम क्या था? जर्नैल सिंह भिंद्रवाला। ठीक है, रमन इज़ ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ? तो बोला गया कि रमन जो है ये एक रिचुअल फेस्टिवल है और रिचुअल थिएटर है। कहाँ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का जो गढ़वाल हिमालयाज़ है
ठीक है, उत्तराखंड गढ़वाल जो हिमालयस है उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ पे ये रमन जो है ये रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, ठीक है। कौन से वहाँ का जो विलेज गॉड है वो भूमियाल देवता, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। सॉन्ग्स के द्वारा अलग अलग मास्क लगा के डांसेस करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? हैदराबाद, पौंडीचेरी, न्यू दिल्ली या चंडीगढ़? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। हैदराबाद क्या है? आ, तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना स्टेट का कैपिटल हो जा रहा है हैदराबाद, ठीक है। तो ये तो यूनियन टेरिटरी हुआ नहीं। यूनियन टेरिटरी कितने हैं हमारे? 8 हैं, ठीक है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ठीक है। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली एक साथ आ गया है, पहले अलग अलग हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद बात करें, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो बोला गया कि 1857 का जब जंग हुआ था उसमें टाइम गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, ठीक है। डलहौजी की बात करें तो उन्होंने इससे पहले यानी लॉर्ड कैनिंग से पहले आपका 56 से पहले पहले डलहौजी थे जिन्होंने रेल का प्रोजेक्ट निकाला था, आया था, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 3 यूनिवर्सिटी जो कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जो है वो 1857 में बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही बना। उसके बाद बात करें जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो पावर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। पहले जो टाइटल ये हुआ करता था, क्राउन जो हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करता था, उसी को ट्रांसफ़र किया था, ये भी 1858 में। उसके बाद बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लाया गया था। तो ये सारे जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो ये थे 40 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और मैंने जो वीडियो के दरमियान क्वेश्चंस पूछा है उसको आंसर करके आप कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।